टेंथ वालों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, राइट। देखिए यहाँ पर जो है आपको अभी हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अदर क्वेश्चन पे बात करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा एक चैनल है जिसका नाम है GCC NIS क्लासेस, ठीक है ना। ये चैनल आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो भाई इस चैनल में आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए ये वाला यहाँ पर मैंने दे रखा है, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ भी दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा एक फ्री चैनल है जहाँ पर आप जो है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आता रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके आगे के क्वेश्चंस की जर्नी को, राइट। तो वाईफाई में एक बार क्लोज कर देता हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, है ना। देखिए विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी का था, 85 मार्क्स ऐसा लिखा हुआ है और इसमें बहुत सारे सवाल हमने कर लिए थे। अब हम जो है उन सवालों को करेंगे जिन सवालों को हमने नहीं किया था। तो कौन कौन से सवाल थे, रेंडमली लिया है ना मैंने इसको, तो सीधे मैं यहाँ पर लेके आता हूँ क्योंकि यहाँ पर था, राइट। देखिए ध्यान से जरा इसको देखेंगे ये क्या कुछ है। ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ दिया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया है, राइट। दिया है रेजिस्टेंस, हाँ जी सर दिया है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो भाई इस रेजिस्टेंस में क्या है ऐसा जो आपको निकालना है? तो यहाँ पर आपको निकालना है बेसिकली, ये तो 7 वोल्ट दिया है और ये 5 वोल्ट दिया है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये 5 ओम है और ये X है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी आपको यहाँ पर दिया है वो दिया है कि ये टोटली 12 वोल्ट का है यहाँ पर, यानी कि आपको वोल्टेज क्लियर है बिल्कुल। और एक चीज़ और यहाँ पर आप नोट करेंगे कि भाई ये दोनों के दोनों जो है वो श्रेणी क्रम में है। किसमें है ये? श्रेणी क्रम यानी सीरीज में है ये। तो सीरीज में होने की वजह से आप अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मल भी अगर हम निकालते हैं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है कि नहीं होता है? चलिए यानी कि यहाँ पर अगर हमें R इक्विवेलेंट मालूम होता तब यहाँ X प्लस 5 तो X की वैल्यू निकल जाती, पर R इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे? तो इसको ओम्स के लॉ से हम लोग निकालेंगे। ओम का नियम क्या कहता था? ओम का नियम क्या था बताइए? V इज इक्वल टू आई आर। क्या आपको याद है? V इज इक्वल टू आई आर था ना ये। अब इसमें देखिए V हो गया 12 वोल्ट और I यहाँ पर दे रखा है 1 एम्पियर और ये R, तो R कितना आ गया? 12 ओम आ गया, बताइए। तो टोटल R कितना आ गया? 12 ओम। और 12 ओम में नॉर्मल जोड़ेंगे तो 1 5 है तो अगला 7 होगा। अब एक बार इसका आंसर देख लेते हैं क्या जाएगा यहाँ पर। देखिए वही बनाया है, ये 7 ओम आंसर है, उसी हिसाब से बनाया है। आगे इसको आप देखिएगा। ये देखिए अगला सवाल यहाँ पर है जिसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखना है। बेसिकली देखिए मैं आपको बताता हूँ, पादप कोशिका पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती है और जंतु कोशिका जो होती है ना वो आपके जितने भी जीव होते हैं जिसमें मनुष्य भी आ जाते हैं, इंसान आते हैं, ये सारे के सारे जो है सब के सब किस में आ जाते हैं? जंतु कोशिका में आ जाते हैं। तो जो पादप कोशिका होता है तो वो चल फिर तो सकता नहीं है पेड़ पौधा, तो उसका बचाव के लिए जो है उस पर डबल लेयरिंग होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक ना आप कोशिका भित्ति तो होती है, कोशिका झिल्ली तो होती ही होती है, एक कोशिका भित्ति बाहर की बाउंड्री भी होती है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, बहुत सारा डिफरेंस आपको मिल जाएगा। सबसे पहला डिफरेंस लिखा हुआ है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की सुरक्षात्मक परत होती है, मतलब एक सिक्योरिटी की एक लेयर बोल सकते हैं। और वही अगर हम बात करते हैं जंतु कोशिका की तो कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली होती है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें जो हरित लवक होता है वो पाए जाते हैं, क्योंकि तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस का। जबकि अगर इसमें आते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें हरित लवक नहीं होते हैं। इसके अलावा जिसमें रिक्तिकाएँ होती है इसमें रिक्तिकाएँ नहीं होती है ना। इसमें गोल्जी काय नहीं होते, इसमें गोल्जी काय होते हैं। इसमें तारक बिंदु नहीं होते, इसमें तारक बिंदु इसमें भी नहीं होते। तो कहने का मतलब ये कुछ डिफरेंस है, इसको देख लीजिएगा, डायग्राम भी कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है वो ये कहता है कि तंत्रिकीय उत्तक पर चित्र सहित टिप्पणी कीजिए। तो भाई तंत्रीय उत्तक जो तंत्रिका तंत्र है वो किसमें? देखिए मस्तिष्क, मेरुरज्जु और ज्ञानेंद्रिय आदि बनाता है। तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर होता है। पहला साइटोन होता है जिसको हम लोग कोशिका काय कहते हैं, दूसरा तंत्रिका कक्ष होता है यानी एक्सोन कहते हैं, और तीसरा डेंड्राइट होता है। तो यहाँ पर अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे, थोड़ा छोटा कर दूं मैं,
इस डायग्राम को यदि आप देखेंगे तो भाई इस डायग्राम में आपको चीज़ें मिल जाएगी। जैसे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये साइटोन है, आ रहा है, इसका जो मुंह जैसा, सांप का मुंह जैसा दिख रहा है आपका। और इसके अलावा जो है अगर आप एक्सोन देखेंगे तो यहाँ से लेकर ये देखिए यहाँ तक वाला हिस्सा जो है वो एक्सोन है, यानी तंत्रिकाक्ष होता है यहाँ पे। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर कोशिका द्रव भरा हुआ है, ये केंद्रक है, ये डेंड्राइट्स भी इसके अंदर होंगे, ये सारी डेंड्राइट्स होता है ये। तो भाई ये सारी चीज़ें आपके पास है, बस डायग्राम आपको आना चाहिए। इसी का तंत्रिका उत्तक इस तरीके से दिखाया गया होता है। अब इसमें लिखा है कोशिका की अनियमित आकृति होती है जिसके मध्य भाग में केंद्रक होता है, अभी आपने देखा था। बहुत सारी कोमल धागे जिसे संरचनाएं, जिसे डेंड्राइट कहते हैं, जैसे बाल्स होते हैं, तभी तो कनेक्ट करेगा इस तरह से, इससे ये होता है ना ये, और ये इस तरह से जाता है, तो यही तो डेंड्राइट्स हो गया, ये सब डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके अलावा जो है इसमें लिखा है डेंड्राइट संवेदनों को ग्रहण करके उन्हें तंत्रिका कक्ष तक पहुंचाते हैं। तंत्रिका कक्ष लंबी धागे की संरचना होती है जो कोशिका से निकलती है और सिरों पर पहुंचकर शाखाओं में टूट जाती है, यानी माइलिन आच्छादित यानी माइलिन शीत द्वारा ढकी रहती है, जो सतत नहीं होती है। पादपों में तंत्रिकाओं के सिरे लंबे तंत्रिकाक्षों द्वारा मेरुरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होते हैं। और डेंड्राइट्स तो बहुत सेंसिटिव होता है, जानते हैं, यही सिग्नल्स को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाते हैं। आगे जरा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, मनुष्य के श्वसन तंत्र के भागों को सही क्रम से लिखिए। देखिए सबसे सिस्टमेटिक तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहले नाक आता है, नासा गुहा, फिर आंतरिक नासारंध्र, अंदर का नाक का छिद्र आ गया, फिर ग्रसनी हो गया अंदर का, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर फेफड़े। इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा। अगला सवाल आते हैं, आपके आहार के कौन से घटक का पाचन नहीं होगा अगर लाइपेज एंजाइम स्रावित नहीं होगा, यानी लाइपेज एंजाइम आपके शरीर में नहीं बनेगा तो आप ऐसा खाना कौन सा आपका होगा जो नहीं पचेगा। देखिए यदि लाइपेज का स्रावन छोटी आंत में नहीं होगा तो वसा को नहीं पचाया जा पाएगा, यानी फैट को आप नहीं पचा पाओगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद का नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आगे है, रुधिर और उत्तकों के बीच श्वसन गैसों का विनिमय किस प्रकार होता है। देखिए रुधिर यानी ब्लड हो गया, उत्तक मतलब टिश्यूज के बीच में श्वसन गैस का कैसे होगा, तो जब हम सांस लेते हैं तो उस समय जो हम वायु ले रहे होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, खूब ऑक्सीजन भर के अंदर में लेते हैं हम लोग। फिर ये कुपिकाओं के पास चला जाता है, तो कुपिकाओं के ऊपर जो ब्लड होता है उन ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। फिर उसके बाद वो जो रक्त होता है वो उत्तकों तक पहुंचता है और उसमें ऑक्सीजन की अच्छी कह सकते हैं कि भाई मात्रा उपस्थित होती है, इसलिए रक्त से उत्तक तक विसरित यानी कि फैल कर आगे जाता है। उत्तकों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता से अधिक होती है ना, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा, ब्लड में तो कम रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो वह उत्तक से रक्त में विसरित हो जाती है। तो क्या होता है कि वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, ब्लड वाला ऑक्सीजन उसमें चला जाता है। ऑब्वियसली जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो उत्तकों के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ब्लड को दे देते हैं, ब्लड के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो उत्तकों को दे देते हैं, और रक्त इस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले जाता है और इसी प्रकार से जो है उच्छवन प्रक्रिया से जो है शरीर के बाहर निष्कासित हो जाता है। बच्चे का नर या होना कैसे, देखिए होता क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गुणसूत्री होते हैं, यहाँ पे जैसे मान के चलिए ये माँ है, या मान के चलिए ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, ये स्त्री है और ये पुरुष है, ऐसे मान के चलिए लिखते हैं। तो स्त्री के पास एक्स होता है और पुरुष के पास XY होता है। तो अब उसमें होता क्या है यहाँ पे कि इसमें इनका कोई एक और इनका कोई एक जब इस तरीके से मिलता है तब ये देखिए लड़की का जन्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, अब इनमें कोई X इनका ले लीजिए, इनका Y ले लीजिए, अगर यहाँ पर मिला देंगे तब जाके XY यानी लड़के का जन्म होगा। तो लड़की या लड़के का जन्म होना पूरी तरीके से पुरुष पर डिपेंड करता है, ना कि स्त्री पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें लिखा है, बच्चे का नर होना गुणसूत्री आधार युग्मज X और Y पर होना जरूरी है। तो नर के बारे में पूछा है इसलिए XY ही हमें लिखना पड़ेगा कि XY रहेगा तभी होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये देखिए वही सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है जो मैं आपको बता रहा था, इतने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर, आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के गुणों की सूची बनाएं और किसी दो को समझाएं। होता क्या था कि जो पुराना था ना मेंडलीव वाला, तो मेंडलीव ने जो आवृत्ति दी थी ना, है ना, वो दिया था परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। अब परमाणु द्रव्यमान में दिक्कत हो जाता है भाई, परमाणु द्रव्यमान कम ज़्यादा हो सकता है,
लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी आई वो परमाणु संख्या पर काम करती है। तो परमाणु संख्या पर काम करने से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आता है। तो अगर आप आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की बात करेंगे तो टोटल ऐसे आपको 18 मिलेंगे। ऐसे ऐसे करते करते ऐसे 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 18, 1 से लेकर 18 तक आपको मिलेंगे, जैसे स्तंभ जिसको हम वर्ग कहते हैं। और एक वर्ग के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। और अगर आप ऐसे ऐसे देखेंगे तो इसको आवर्त कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, हॉरिजॉन्टल, और 1 से 7 तक होती है। तो परमाणु संख्या निरंतर बढ़ते रहते हैं उसमें। तो यही आपका वर्ग और आवर्त का हो गया। फिर लिखा किसी विशेष आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार भिन्न है और दूसरे आवर्त में स्थित तत्वों की सहायता से समझाएं। देखिए, यदि हम आवर्त 3 और 4 को एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उसका अलग अलग आपको मिलेगा। जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट ऐसे बढ़ते हैं, तो परमाणु संख्या बढ़ती जाती है और बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके जैसे यहाँ लिखे, यहाँ पर जैसे यहाँ है नॉर्मल, बता दो दो का करके लेते हैं, दो दो करके। जैसे नॉर्मल सोडियम और मैग्नीशियम गलत लिखा है, Mg छोटा होगा जी। 11 12 2 8 1 2 8 2, खाली यहाँ पर एक बढ़ गया। 2 8 1 2 8 8 2 8 8 1 2 8 8 2, यहाँ पर केवल एक बढ़ गया। यहाँ पर अगर हम दो दो करके लेते हैं तो बस ये खाली बढ़ जाएगा। हाइड्रोकार्बन क्या है? अरे बहुत फेमस है। हाइड्रोजन कार्बन की बड़ी लंबी और बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्ती है। तो कहता है कार्बन के कार्बनिक यौगिक कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के प्रमुख सोर्स है। हाइड्रोकार्बन लिफेटिक और एरोमेटिक होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। अगर आप असंतृप्त यौगिकों में बात करेंगे तो वहां पर बहुआबंध होगा। असंतृप्त में, संतृप्त में केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको बस। प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। देखिए, अगर आप संतृप्त में आएंगे तो जैसे मीथेन, CH4, इथेन, ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं। असंतृप्त में इथीन, प्रोपीन, इथाइन, प्रोपाइन, ये सब आपको डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में आते हैं और ये सिंगल बॉन्ड में आते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं, सब ध्यान रखिएगा। कीट पीड़क हटाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के से क्या हानि हो सकती है? देखिए, कीट पीड़क नाशक हटाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको पेस्टिसाइड यानी पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। परंतु ये पीड़कनाशी औषधियों, पौधों और जानवरों के लिए विषैले होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जहरीले पॉइजनस होता है और पर्यावरण को भी प्रदूषित करने की क्षमता रखते हैं, जिसमें बहुत सारी किस्में होती हैं। तो रासायनिक रीति के अतिरिक्त जैविक नियंत्रण रीति भी प्रयोग में लाई जा सकती है। और जैसे जलीय खरपतवार कुछ मछलियों द्वारा खाए जाते हैं, जलीय जो खरपतवार होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आगे बात करते हैं, भू संपर्कित तार का क्या उपयोग है? विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? आपने 3 प्लग देखा होगा, आयरन वगैरह में देखा होगा, बड़े बड़े में देखा होगा, उसमें 3 होते हैं। नॉर्मल स्विच, नॉर्मल आप प्लग लगाते हैं उसमें 2 ही होता है, लेकिन एक तीसरा भी होता है। तीसरा अर्थिंग के लिए होता है, उसका होना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलिए आप आयरन कर रहे हैं और काफ़ी हाई वोल्टेज करंट लेता है उसमें। अब मान के चलिए कि वो उसमें 3 प्लग नहीं रहेगा, खाली डबल रहेगा। तो अगर करंट का झटका लगेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? आपके शरीर से लेगा, तो बहुत लंबे समय तक खींचेगा, तो आपका शरीर डैमेज हो जाएगा, आपको करंट का झटका बहुत तेज लग सकता है। लेकिन अगर तीसरा होगा तो उसका कनेक्शन जो है धरती से जुड़ा होता है ना, तो ग्राउंड से जुड़े होने की वजह से, अर्थ में तो जानते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो फिर आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो मजबूर नहीं होगा, आपको केवल झटका देकर छोड़ देगा और आप सेफ में चले जाएंगे। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, मैं पढ़ के केवल बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि विद्युत उपकरणों में धारा रिसाव के कारण लगने वाले झटके के लिए एक धात्विक आवरण को भू योजित कर दिया जाता है। गांव में पहले होता था कि गांव में जो है एक रॉड वगैरह अंदर डाल दिया, भू योजित कर दिया, धरती से जोड़ दिया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिपथ में गर्म और ठंडे तार के साथ एक तार चलता है, जिसे भू योजक तार कहते हैं, अर्थिंग का कहते हैं। सभी उपकरणों के धात्विक आवरण यानी जो कवरिंग होता है भू योजक तार के साथ जोड़े रखता है। देखिए फायदा क्या होगा, भू योजक तार एक स्वतंत्र सिरा तांबे की प्लेट से जोड़ देते हैं जो धरती में गहराई में दबी रहती है। यदि किसी विद्युत का रिसाव होता है तो उस तार के माध्यम से वो भूमि में चली जाएगी। इनको छूने से आपको किसी प्रकार की कोई हानि, हमें झटका नहीं लगेगा। तो ये फायदा होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर देखिए, ये घर का डायग्राम यहाँ पर दिया है ये, ठीक है। घरों में प्रयुक्त परिपथ को बनाएं जिसमें विद्युत खंभे से कमरे में विद्युत आ रही है और कमरे से कम एक पंखा और एक बल्ब हो, सॉकेट सब इसमें समझाइए। तो ये बना हुआ है। ये तो खंभा हो गया यहाँ पर। इसके अलावा ये घर का मेन फ्यूज हो गया यहाँ पर। ये न्यूट्रल तार होता है, एक न्यूट्रल तार हो गया अर्थिंग का, जो यहाँ अर्थिंग किया हुआ है,
ये मीटर हो गया, मीटर में एक अर्थिंग हो गया और ये न्यूट्रल तार होता है यहाँ पर खंबे से आता है, तो एक ये भी आता है और एक इस तरह से आता है। उसके बाद जो इसे ऐसे ही बनाना होगा आपको। फिर यहाँ से जो है मेन स्विच दीजिए, मेन स्विच दीजिए यहाँ से, फिर उसके बाद फिर मेन फ्यूज दीजिए। उसके बाद ये कमरा है, इस कमरे में आप यहाँ पर लगाइए। उसके बाद अलग अलग पंखा लगाइए, बल्ब लगाइए, दीजिए अपने हिसाब से, और क्या। फिर दूसरे कमरे में आगे जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से आपको बनाना होगा। आगे बात करते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम की विफलता क्या कारण। देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम सब कुछ तो ठीक था, लेकिन ऐसा था कि बहुत सारे तत्वों पर ये लागू नहीं हो पा रहा था। कुछ तत्वों तक तो हो रहा था, आगे बढ़ने पर ये विफल हो जा रहा था। तो मैं पढ़ के केवल बता देता हूँ, न्यूलैंड का अष्टक नियम उच्च परमाणु द्रव्यमान के तत्वों पर लागू नहीं हो रहा था, जो जिनका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा था। 60 से अधिक कुछ ही तत्व थे जो सही तरीके से व्यवस्थित हो सकते थे, बाकी नहीं। और बाकी बाद में खोजा भी गया है। इसलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम जो सारे गामा पाधानी सा जो था ना, वो नहीं सफल हो पाया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पंक्तियां और कॉलमों के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ध्यान से देखिएगा, मेंडलीफ ने जो बनाया था, सबसे मेंडलीफ का धन्यवाद करना होगा, मेंडलीफ ने सही तरीके से किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां भी थी, जिनको आवर्त कहा जाता है। इन पंक्तियों को 1 से 6 तक क्रमांक किया गया था। इसमें 8 खड़े को, अभी 18 है नए वाले में, उसमें 8 ही था, जिसे वर्ग कहा जाता है। बस यही था। आगे इसमें है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की किसी 2 उपलब्धियों के बारे में बताएं। मेंडलीफ ने कुछ अच्छे भी था उसमें, ऐसी बात नहीं कि सारा बेकार ही था। जैसे कि मेंडलीफ आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित है। मेंडलीफ का ही वर्गीकरण पहला ऐसा वर्गीकरण था जिसमें प्रत्येक तत्व को सफलतापूर्वक सम्मिलित किया गया था। उसके पहले तो किसी ने ऐसा किया ही नहीं था आवर्त और वर्ग में। उसके वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था। ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी, परमाणु द्रव्यमान उनको नहीं लेते ना अगर, तो उनका काम आसान हो जाता, जो पहले के वर्गीकरण के आधारों से अधिक सटीक था। लेकिन बाद में आधुनिक वाले में तो जानते परमाणु संख्या ले लिया। दूसरा है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे, जो भविष्य में खोले जाने वाले तत्वों के लिए थे। इस प्रकार उसने उन तत्वों के अस्तित्व से पहले उनके गुण की भविष्यवाणी कर दी थी। तो ये 2 चीजें लिखेंगे। और क्या क्या दोष था मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, ये भी हम समझेंगे। दोष समझना जरूरी है। बेसिकली अगर हम दोष पे आते हैं, यहाँ पर सबसे पहला समस्थानिकों की स्थिति उनकी दे नहीं पा रहे थे। वो अलग अलग दे रहे थे, जबकि उसकी आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिक को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया था। उन्होंने एक ही साथ रख दिया था। समस्थानिक का एक साथ कैसे हो सकता है? समस्थानिक एक एक परमाणु संख्या है, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। हाइड्रोजन की बड़ी प्रॉब्लम थी। हाइड्रोजन के गुण 1 से भी मैच कर रहा था और 7 से भी मैच कर रहा था। दोनों वर्गों में रखा जा सकता है, जो कि कंट्रोवर्सी लाता है। समान तत्वों को अलग अलग समूहों में रखा जाना। मेंडलीफ ने क्या किया कि समान गुणे वाले तत्व जैसे पारा, सीसा, तांबा अलग अलग स्थानों पर रखा था, है नहीं? तो समान तत्व है, एक जैसे गुण है इनके, लेकिन अलग अलग रख रहा है। और असमान गुण जैसे लिथियम, पोटासियम, ये सब असमान है, इनको अलग अलग गुण है लेकिन एक में रख दिया था। ये गड़बड़ कर दिया था। इसके अलावा द्रव्यमानों में अनियमितता थी। उसकी आवर्त सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले परमाणु तत्व का स्थान कम द्रव्यमान वाले परमाणु तत्व से कम था। ये भी अपने आप में एक विचित्र करने वाली बात थी कि जो अधिक द्रव्यमान वाले हैं उसका स्थान कम कैसे हो सकता है? वो पहले दे रहा है, जो कम है उसको बाद में दे रहा है, तो गड़बड़ है ना। इसके अलावा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को स्थान ना देना। जो आप पढ़ते हैं ना, एफ ब्लॉक जो होता है, तो उसमें मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में लेंथेनाइड, एक्टिनाइड तत्वों को उचित जगह दिया ही नहीं था। अब देखिए, आधुनिक आवर्त नियमों की व्याख्या कीजिए। अगर आप आधुनिक आवर्त नियमों की व्याख्या करेंगे तो आप इतना समझिए कि ये भौतिक और रासायनिक गुणों में परमाणु क्रमांकों के, ये ध्यान दीजिएगा, ये लाइन परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन किसका है? एटॉमिक नंबर का है। परमाणु क्रमांक को वर्गीकरण का आधार मान लेने से मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष स्वयं ही हट गए, क्योंकि मेंडलीफ जो है वो परमाणु द्रव्यमान लेकर चल रहे थे और लेके क्या चलना था? परमाणु क्रमांक। किसी भी क्लास में अगर आप वजन के हिसाब से, वेट के हिसाब से मेजरमेंट करेंगे तो संभव है जिनका उम्र कम है उसका वजन ज़्यादा हो और जिसका उम्र ज़्यादा हो उसका वजन कम हो। तो इसलिए आप नंबर के हिसाब से चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, चाहे ज़्यादा वजन हो या कम वजन हो। चलिए, एक लास्ट पेज बचा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पानी में रहने वाले प्राणियों में क्या विशेषताएं पाई जाती है? देखिए, पानी में रहने वाले प्राणियों की विशेषताएं इस प्रकार है। दोनों सिरों पर नुकीला सिरा, धारा रेखित होगा। भाई धारा रेखित होगा तभी तो आगे वो जहाज की तरह बनेगा, तो पानी को काट के बाहर निकल पाएगा। और दूसरा जो है, यहाँ पर जल में सांस लेने के लिए गिल यानी क्लोम होता है, आप जानते हैं, मछलियों को देखा होगा। तैरने, दिशा चालन, संतुलन के लिए फन होता है, पंख होता है। आँख के अंदर का तारा अधिक चौड़ा होता है। शरीर से निकलने वाले कुछ स्राव जो शरीर को चिकना बनाता है, तभी तो पानी से बना
और उसका घर्षण ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए नाइट्रोजन चक्र का चित्रण किया गया है। नाइट्रोजन चक्र को समझना होगा, नाइट्रोजन चक्र में कैसे क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वायुमंडल में ये चला जाता है नाइट्रोजन चक्र, आप कहीं से भी लेके आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि अब ये पौधा आप देख रहे हैं, तो इस पौधों को जड़ों में देखेंगे ना, फलीदार जैसे मटर, सेम, ये सारे जड़ों में इनका जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। कारण जानते हैं क्या होता है? क्योंकि जितने प्रोटीन देने वाले पौधे होते हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषित करते हैं, इसलिए नाइट्रोजन का होना जरूरी है। तो अब नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए मृदा नाइट्रेट हो गया। इसके अलावा यहाँ मिट्टी से भी पौधे जड़ों से ग्रहण कर लेता है नाइट्रोजन को। अब इसको खाता है कौन? शाकाहारी खाता है ना, खाता है उसको। और नॉर्मल भी मिट्टी का कनेक्शन किससे होता है? घटक बैक्टीरिया वगैरह से भी होता है। तो अब इसको खाया, फिर मूल पादप जंतु मलमूत्र वगैरह बाहर निकाला, वो वापस फिर मिट्टी में चला जाता है। एक तो ये भी देखिए वापस मिट्टी में आ रहा है, ये खा रहा है वापस दे रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर तो भाई जलाक्रांत मृदा में उपस्थित विनाइट्रिककारी बैक्टीरिया को तोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन मुद्र होती है। और कहने का मतलब है कि अगर आप इसको घुमा फिरा कर पूरा देखें यहाँ पे कि यही सिस्टम यहीं से फिर ये ऊपर जाता है, यानी तड़ित उच्च कंपन उत्पन्न करता है जिसमें गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन अणु संयोग करते हैं और ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर नाइट्रेट बनाते हैं। ये हवा की बात है जैसे यहाँ पर होता है, और ये वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल से फिर पौधे में आता है, और पौधे से घूम फिर के फिर यहाँ पर ये बाहर वापस जो है वो बाहर निकल के गैस बन के फिर उसमें चला जाता है। तो ये सिस्टम पूरा नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो घूमता रहता है। इसमें लिखा भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना जरूरी है, पूरा इसी के ऊपर लिखा है। बस यही लास्ट ही इसका एक लास्ट है यहाँ पर। इसका स्वपेशी परपोषी में अंतर तो आप जानते ही हैं, ये इसी को बता देता हूँ मैं। नाइट्रोजन सजीवों में उपस्थित प्रोटीन व न्यूक्लिय अम्लों का आवश्यक घटक है। याद रखिएगा, प्रोटीन और न्यूक्लिय अम्लों का। वायुमंडल नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। हरे पौधे मृदा से नाइट्राइट और नाइट्रेटों के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं, यानी हरे पौधे को अगर नाइट्रोजन लेना हो वो भी मिट्टी से लेना हो, हवा से नहीं मिट्टी से, तो नाइट्राइट और नाइट्रेटों के फॉर्मेट में लेंगे। यह मिट्टी और जल के कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में उपस्थित होती है। नाइट्रोजन चक्र 5 चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहला होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, दूसरा होता है नाइट्रोजन का स्वांगीकरण, तीसरा होता है आपका अमोनीकरण, चौथा होता है नाइट्रीकरण और पांचवा होता है विनाइट्रीकरण। अगर आप नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की बात करते हैं तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के नाइट्रोजन यौगिक में बदलने को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। यानी कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो गैसेस फॉर्मेट में है, लेकिन जब वो मिट्टी में जाएगा तो वो यौगिक के रूप में बन जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग नाइट्रोजन को स्थिरीकरण यानी स्थिर करना कहते हैं। यह क्रिया निम्नलिखित 2 प्रकार से होती है। पहला तो देखिए नेचुरल तरीके से हो जाती है, यानी कि नाइट्रोजन तड़ित यानी कि झंझा में ऑक्सीजन से क्रिया होती है, मतलब जो बिजली कड़कती है उससे ऑक्सीजन बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के रूप में घुला और वो नाइट्रिक अम्ल बना दिया, और वापस वो धरती पर जब आता है तो नाइट्रेट में बदल जाता है। जितने भी दाल का पौधा, लेग्यूम वाले पौधे हैं, जड़ों में ग्रंथियों में एक राइजोबियम जीवाणु होता है, याद रखिएगा राइजोबियम जीवाणु होते हैं। इनका काम ही होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का, यानी स्थिरीकरण करने का। राइट, चलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो आगे आएगा। दूसरा आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से कर लीजिए। उर्वरक को बनाने के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन के उर्वरक संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। नाइट्रेट को भूमि में अवशोषण होगा, फिर वहाँ प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल देंगे, और जंतु पौधों में बने इन पदार्थों को भोजन के रूप में फिर खाते हैं तो उनके शरीर में चला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन का स्वांगीकरण होगा। नाइट्रोजन को अब नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करना भी तो पड़ेगा, तो यह नाइट्रोजन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्राणियों तक पहुंच जाएगा। अब होगा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि इस क्रिया में सूक्ष्म जीव नाइट्रेट बनाते हैं, नाइट्रोसोमोस अमोनिया और इसकी यौगिकों को नाइट्राइट में बदल देते हैं। नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते, नाइट्रोबैक्टर होते हैं जो बदलते हैं ना नाइट्राइट को, नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। अगेन रिपीट, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। कौन कन्वर्ट करेगा? नाइट्रोबैक्टर। अगला है अमोनीकरण। अमोनीकरण क्या होता है कि जंतुओं द्वारा प्रोटीन सरल पदार्थ से यूरिया अमोनिया में बदलकर उत्सर्जित करते हैं। तो जैसे यूरिन वगैरह, जो पेशाब वगैरह होता है उसमें भी यूरिन होता है, यूरिया होता है, तो मृत जंतुओं के अपघटन से भी अमोनिया बनता है जो मर जाते हैं। इस क्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। इसके अलावा NH3 फार्मूला होता है अमोनिया का। इसके अलावा जो है विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन के यौगिकों के नाइट्रोजन में बदलने होने वाली क्रिया को विनाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक है वो वापस जब नाइट्रोजन बनेगा, अभी इससे पहले क्या पढ़ा आपने, नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन यौगिक बना, अब नाइट्रोजन यौगिक से नाइट्रोजन बनेगा, तभी तो सर्किल घूमता रहेगा, तो इसको विनाइट्रीकरण हम लोग बोलते हैं।
और स्यूडोमोनस जीवाणु जो होता है विनाइट्रीकरण मतलब करने का काम करता है, नाइट्रेटों को नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र प्रकृति चलता रहता है। सो फाइनली हमने देखा किस तरीके से नाइट्रेटों को नाइट्रोजन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। लास्ट सवाल एक बचा हुआ है, स्वपोषी तथा परपोषी में क्या अंतर। देखिए स्वपोषी आप जानते हैं कि हरे पौधे होते हैं, साधारण कच्ची सामग्री, उनको 4 चीज चाहिए होता है प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, उनकी क्लोरोफिल अपने पास होता है, और वो जल और लवण तो जड़ों से ले लेते हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं, पीपल, नीम, बरगद, गेहूं का पौधा वगैरह, है ना। और परपोषी अधिकांश जंतु होते हैं, बाकी तो आप जानते हैं इसके बारे में डिटेल। और तो बोल सकते हो फॉर बेस्ट प्रिपरेशन एंड आई सॉलिड एग्जाम्स ज्वाइन लाइव क्लासेस 9643480201 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू and wish you all the best.